जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन आई स्टार्ट सम ऑफ क्वेश्चंस। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस का आ चुका है। अगर आप पूरी एनालिसिस करो क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चंस मिले हैं। आपके एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फिर सेंटेंस कंप्लीशन है, फिर बाकी चीजें हैं। ग्रामर का सेक्शन पूरा 50% कंप्लीट दे रखा है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड, 25 क्वेश्चंस आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आफ्टर रीडिंग यू कैन यू आर टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ये चीजें आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। हमको पेपर पैटर्न्स को भी समझना जरूरी होता है, और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिकली, है ना, वी आर कम्प्लीटली टू डिसाइड हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हम कंपटीशन देने जा रहे हैं, है ना। किसी जनरल क्वेश्चंस को आंसर नहीं देना होता, नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना होता है। तो अब आ जाओ हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें। देखो यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चन आ चुके हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा है सम इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स टू ईच। हर क्वेश्चन के साथ में 4 अल्टरनेटिव यानी 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब क्या होता है? नट बोल्ट, देखो हमको वर्ड पकड़ना होता है, और वर्ड पकड़ के उसी के अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना होता है। हम कोई जब आइटम्स तैयार करना होता है, तो उस आइटम्स को तैयार करने के लिए नट बोल्ट की आवश्यकता होती है। क्या होती है वो? बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। किसी प्रोडक्ट को, किसी आइटम्स को हमें स्टैंड करना हो तो उसे नट बोल्ट के थ्रू हम बांधते हैं। इसका मतलब हमारा फंडामेंटल और बेसिक रिक्वायरमेंट्स और ऑफ समथिंग होता है। आगे बात समझ में? तो इसका मीनिंग भी उसी टाइप्स का होगा कि जब तक हम उस बेसिक डिटेल्स को नहीं समझ पाएंगे, उस प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स को नहीं जान पाएंगे, तब तक नहीं हो। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कहाँ नट, कहाँ पे बोल्ट लगाना है। दैट इज क्या है? वो बेसिक चीजें हैं। तो क्वेश्चन का आंसर भी ऐसे ही दिया है, गेट डाउन टू प्रैक्टिकल डिटेल्स, है ना। उस प्रैक्टिकल डिटेल्स को, उस बेसिक डिटेल्स को समझना बहुत जरूरी होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? हमको इनके माध्यम से कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप इन अ प्रोसेस, नहीं, ये नहीं होगा। रिसीव हार्म और पनिशमेंट फॉर, ये तो बिल्कुल नहीं है। इरिटेट टू इरिटेट पीपल, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर वही है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, 22 में चलते हैं। हैट इन हैंड। हैट इन हैंड, आप समझ रहे हैं? किसी रण क्षेत्र में, है ना, कोई व्यक्ति दूर दूर तक फैला हुआ है और हैट उठा करके हाथ से हिलाता है। किस लिए? हेल्प के लिए, मदद के लिए। वो क्या होता है? दैट इज एन इंडिकेशन, प्लीज कम एंड हेल्प मी, कम एंड हेल्प मी। तो इस वे से हम उसको समझ रहे हैं। हैट इन हैंड मतलब दया भाव के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सीधे घोड़े के मुंह से। ऐसे समझो आप, क्या बोल रहा है? सीधे घोड़े के मुंह से। ये भी तो एक बड़ी बात समझ में। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? घोड़ा कहाँ, घोड़ा क्या है? इसको इंडिकेट किसके तरफ किया गया, इसको समझो आप, है ना। यानी कि जो मेन रूट ऑफ सोर्स है ना, रूट ऑफ सोर्स, वहां से कोई चीज सीधे प्राप्त करना। गेट द पॉइंट? रूट ऑफ सोर्स से चीजों को सीधे डायरेक्टली प्राप्त करना, मतलब किसी अथॉरिटी से, किसी रिलायबल पर्सन से डायरेक्ट वो चीजें हम ले लें, वो जानकारी प्राप्त कर लें। समझ में आएगा? ये कहना है। अब उस बेस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, रेडी एंड एगर, इसका कोई रिलेशन नहीं है। सिग्निफिकेंटली डिस्टर्बिंग विजनेस, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है? यहाँ बोला इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल एंड अथॉरिटेटिव सोर्सेज से, डायरेक्ट वहां से ले रहा है। सडन फीलिंग, इसका कोई मतलब नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। टच द वर्ड, फाइंड द एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम दैट गिवन। ये चीजें बोल रहा है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू,
हम कोई बाइट उतने ही ले जितना हम चबा सकते हैं, इसका ये मीनिंग है ना। इसका क्या मीनिंग कर रहा है, हम उतना ही ले जितना कि हम चबा सकते हैं, मतलब काम उतना ही करें जितना मैं कर सकता हूँ। अननेसेसरी बर्डन लेंगे तो क्या होंगे, दब जाएंगे। आंसर इसका ये है, टू ट्राई टू डू मोर देन यू कैन मैनेज, जितना आप मैनेज करो उतना ही आप काम करो, तो ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्वेंटी फाइव, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। देखो समझो इसको बात को, पीस ऑफ केक का मतलब एक छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा। तो छोटा टुकड़ा क्या होगा, टफ होगा, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, इजी होगा, क्या होगा आप समझो। पीस ऑफ टुकड़ा बोल रहा है तो इसका मतलब बहुत ही आसान चीज होगा। आसान की तरफ हम जाते हैं तो इन दो को पहले रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट वर्ड का यूज कर चुका तो ये होगा। समथिंग दैट अपीयर्स वेरी इनवाइटिंग, बहुत ही इनवाइटिंग हो, अट्रैक्टिव हो, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। फाइनली आंसर क्या होगा, समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश। छोटा टुकड़ा होगा, आसानी से पूरा किया जा सकता है, छोटा टास्क होगा, आसानी से किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश। गॉट इट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट टर्म्स का है, नेक्स्ट टाइप का है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होगा। अब बहुत ही बेसिक करते हैं ना, क्लास 6-7 के बच्चों वाली स्टोरी है ये। कभी आप 6 में पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिला होगा। वहाँ टीचर पढ़ाता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच और कहता है बेटा ये सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप मार्क करो, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मार्क करना होगा, आपको बताना होगा, आपको सिखाना होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, आइडेंटिफाई विच वर्ड, इसको देखो, आइडेंटिफाई विच वर्ड क्लास द अंडरलाइंड वर्ड्स बिलोंग टू, है ना। इंडिकेट योर रिस्पॉन्ड आंसर्स, सेंटेंस में केयरफुली उस चीज को आइडेंटिफाई करना, पहचानना है कि कौन सा शब्द किस वर्ग का है, किस शब्द वर्ग का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस शब्द वर्ग का है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं। लिखा ही क्लेम्ड हिज हाफ, देखो आप लोग, शेयर ऑफ द बूटी। आप कहीं मत जाओ, पूरे सेंटेंस से बिल्कुल मत जाओ, जो वर्ड अंडरलाइंड है उसी पर फोकस करो। ये है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, डिटर्मिनर है क्या, बात समझो आप। अब सेंटेंस में उसका यूज जिस ढंग से होगा, जिस वे से होगा, उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड। अनदर तरीका कभी मत अपनाना, अपना बुद्धि बिल्कुल मत लगाना। वो बुद्धि, वो दिमाग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो क्वेश्चन बोलता है उसी को हिट करना, बाकी चीजें मत जाना। ये नाउन है शेयर, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन है, हाफ। किसी नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। सिंपल है, एडजेक्टिव आंसर देना हो गया। समझ में आ गई बात, कुछ नहीं सोचना, सबसे इजी है। क्लास 6-7 का ये क्वेश्चन है, ऐसे पढ़ाया जाता है स्कूल में। अब आज आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो, लिख रहा है कि स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, है ना। पूछ रहा है ये स्विमिंग वर्ड क्या है सॉरी, ये पूछ रहा है कि स्विमिंग वर्ड क्या है। स्विमिंग किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब हम सेंटेंस में नाउन की तरह यूज करें तो नाउन क्या बोलता है, वर्बल नाउन। क्या कहलाएगा वो, वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन का क्या नाम होता है, जीरंड। वर्बल नाउन का क्या नाम होता है जीरंड। देख लो ऑप्शन में कहीं जीरंड लिखा है, लिखा है। नाउन की तरह यूज है, सब्जेक्ट की तरह यूज है, कहीं वर्ब की तरह यूज नहीं है, तो ये जीरंड होगा, जीरंड आपका दिया। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, आई हैव टोल्ड यू नाउ एंड अगेन दैट यू मस्ट नॉट रीड सच ट्रैप, ठीक है। अब इसको समझो, ये दैट कंजंक्शन दिया है ना, दैट कंजंक्शन से अलग ये क्लॉज है, इसके अलग ये क्लॉज है, और यहाँ पे इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए नाउ एंड अगेन का यूज किया है। नाउ एंड अगेन का यूज किया है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है समटाइम्स या ओकेजनली, कभी कभी, हिंदी में नहीं, कभी कभी। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है समटाइम्स या कभी, ओकेजनली, कभी कभी।
ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? किसी वर्ब को मॉडिफाई करे तो वर्ड क्या कहलाएगा? एडवर्ब। क्या कहलाएगा? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव कहलाएगा, और वर्ब को कोई मॉडिफाई करता है, कोई क्वालिफाई करता है तो एडवर्ब कहलाता है। आंसर इसमें देखो लिखा है, सिंपल, बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। ओनली नीड टू हैव गुड प्रैक्टिस ओवर ऑल क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो बाय डिंट ऑफ लिखा है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या? बाय डिंट ऑफ लिखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या? तो बाय डिंट ऑफ लिखा है ना, इसका मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ, है ना, ये मीनिंग होता है। ठीक, ये भी शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जब प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जाता है। शब्दों का समूह जब प्रीपोजिशन की तरह यूज हो तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जाता है। लिखा है ना यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना, शब्दों का समूह इन दोनों को बांध रहा है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। समझ में आ गया? मतलब भी समझ में आ गया, आंसर ये है। नेक्स्ट में आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोज क्या है? दोज क्या है ना? तो अब आपको बताना है दोज। देखो दोज पे बात होगी ना तो बहुत सारी चीजें हैं। दोज आपका प्रोनाउन है, दोज आपका एडजेक्टिव है, दोज आपका डिटरमिनर है ना। डिटरमिनर वो शब्द होता है जो किसी नाउन के सेंस को लिमिट करता है, फिक्स करता है। ध्यान रखना, नाउन के सेंस को लिमिट करता है या फिक्स करता है। और एडजेक्टिव वो होता है जो उनको क्वालिफाई करके उनके एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, समझाता है। ये यहाँ पे कह रहा है कि इन्हीं किताबों पर, है ना, तो इनके एक्सप्रेशन को वो क्या किया? फिक्स किया। ठीक है, इनकी किताबों का मतलब इनके एक्सप्रेशन को फिक्स किया। जब फिक्स कर दिया तो मतलब क्या हो गया? वो डिटरमिनर बनेगा, एडजेक्टिव नहीं बनेगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिटरमिनर। समझ में आ गया? क्लियर है? 30 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। अब बाकी रेस्ट क्वेश्चंस हैं, आपको आगे दिखा रहे हैं, उस पर भी बातें होंगी। तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू।